स्टूडेंट्स, रजनी लर्निंग स्पेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास आपने की थी, अब आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताई थी। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़े थे प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। प्रकृत संख्या में क्या पढ़े थे हम लोग की गिनती की सारी संख्याएं प्रकृत संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्या में हम पढ़े थे कि प्रकृत संख्या में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या में हम लोग पढ़े थे कि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्रकृत संख्या को मिला देने से पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या में हम लोग पूर्णांक में हम लोग पढ़े थे, पूर्णांक संख्या में हम लोग पढ़े थे कि प्रकृत पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्रकृत संख्या को मिला देने से पूर्णांक संख्या बन जाती है। सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। ऐसे विषम संख्या के बारे में हम पढ़े थे कि विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब आगे पढ़ेंगे। अब हम चर्चा करने वाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखेंगे इसको, एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं, स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11। इस तरह ऐसे ही निकालेंगे। अब पूछा जाए कि अभाज्य संख्या के कितने गुणज होते हैं। अब पूछा जाए कि अभाज्य संख्या के कितने गुणज होते हैं। अभाज्य संख्या के कितने गुणज होते हैं। अब पूछा जाए कि अभाज्य संख्या के कितने गुणज होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि अभाज्य संख्या के कितने गुणज होते हैं,
तो अभाज्य संख्या या तो एक से कटेगा या स्वयं अपने आप से कटेगा। तो अभाज्य संख्या के हमेशा दो गुणज होते हैं। कैसे होते हैं आइए जानते हैं। अभाज्य संख्या के दो गुणज होते हैं। यहाँ पे दो है, ये दो एक से कटेगा या स्वयं दो ही से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसके हमें ये गुणज कितने होते हैं? दो। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो दो है। उसके बाद आ जाएगा अब दो अंकों की सबसे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अब आ जाएगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 99 तो कट जाएगा, 97 जो है नहीं कटेगा तो 97। अब आएगा कि एक से 50 तक की, अब आएगा कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 15। अब आ जाए कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25। अब आ जाए क्वेश्चन कि दो क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसा, दो क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसा HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दो क्रमागत कोई भी संख्या हो, लगातार जो भी संख्या है अभाज्य संख्या, दो क्रमागत अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। अगर अभाज्य संख्या आ जाए 1, 2, इसका HCF क्या होगा? मौसा क्या होगा? इसका हमेशा 1 होता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ जाए 2, 3, इसका मौसा क्या होगा? 1 होता है। यानी दो क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे
उसे भाज्य संख्या कहते उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे ही। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 और इसके बीच का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 और इसके बीच का गुणनफल पूछ रहा है, यानी 4 में 2 से हम गुना करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम HCF क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 और 4 और 2 का मौसा क्या होता है? 2। अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का मौसा यानी HCF एक हो उसे वे सह अभाज्य कहलाते हैं। सह अभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का मौसा यानी HCF एक हो वे सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 5, 7, 2, 3, 17, 19। अब क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी संख्या, अब क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी संख्या सह अभाज्य है। सह संख्या है। अब
क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है। 1 नंबर में दे दे ऑप्शन में 2 4, 2 नंबर में दे दे 4 8, 3 नंबर में दे दे 7 9, 4 नंबर में दे दे 27 45। 2 4 का HCF क्या होता है 2, 4 और 8 का HCF 4 हो जाएगा, 7 और 9 का HCF क्या होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, पढ़े हैं हम लोग कि सहअभाज्य संख्या क्या है, तो जिन दो संख्याओं का मौसम एक हो, जिन दो संख्याओं का मौसम क्या हो 1 हो, वे सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो संख्याओं का मौसम क्या आया 1 है, तो ये क्या है सहअभाज्य संख्या है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P Q एक पूर्णांक है, जहां P Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 5, 2/3, -5, ऐसे ही आगे। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या रूट चार परिमेय संख्या है, क्या रूट 4 परिमेय संख्या है, तो रूट चार को हम लोग 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और ये बाहर निकलेगा तो ये 2, यानी 2 के नीचे 1 छुपा रहता है, ये P बाई Q के रूप में है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है परिमेय संख्या है, तो यहाँ ये क्या है कि क्या रूट 4 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 4 को हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाँ रूट 4 परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आ जाए कि रूट 5 कौन सी संख्या है, क्या रूट 5, एक और क्वेश्चन आ जाए, कि क्या रूट 5 परिमेय संख्या है, क्या रूट 5 परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 5 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में हम रूट कहाँ पढ़े हैं कि कभी रूट 5 पूर्णांक संख्या, जब ये पूर्णांक नहीं है तो क्या आएगा परिमेय संख्या नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसे P बाई Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट 5 इसे P बाई Q के रूप में लिख नहीं सकते, इसलिए रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए रूट 5। अब क्वेश्चन आ जाए कि रूट 9 परिमेय संख्या है, रूट 25, रूट 64, रूट 81, रूट 144।
अब क्वेश्चन आ जाए कि √9 परिमेय संख्या है, √25, √64, √81, √144, ये सब क्या परिमेय संख्या है? तो हम देखेंगे कि √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, 25 का क्या होता है? 5, 64 का 8, 81 का 9, 144 का 12। ये सभी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हाँ ये सभी क्या है? हाँ परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि 1.5 परिमेय संख्या है, 1.5 परिमेय संख्या है। 1.5 परिमेय संख्या है, तो 1.5 क्या है? देखेंगे यहाँ पे 1.5 क्या है? परिमेय संख्या है, पूछ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? 15 लिख देंगे, इसके नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे 1 0 यानी 15/10 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि 1.2222 परिमेय संख्या है, 1.2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1.2222 है, तो इसको ये बार इस पे 1.2 पे हम बार कर देंगे इसको। अब इसको लिखेंगे 1 जोड़ 2/9। अब 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, 2 है तो 2, अब बट्टा में 9, और 9 और 2 को जोड़ेंगे 11/9। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आ जाए कि 0.3 पे बार परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 0.3, तो 0.3 पे बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3/9 यानी 3 में गुना करेंगे, 3 में भाग लगाएंगे 1 से, तो 1/3। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सके, नहीं किया जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सके उसे हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो जो रूट में हो, जिसका वर्गमूल पूरा बाहर नहीं आता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे √3, √5, √63, √8। जैसे क्वेश्चन आए कि 3.12 कौन सी संख्या है? एक और क्वेश्चन आ जाए √3, √5, √7 कौन सी संख्या है? एक और क्वेश्चन आ जाए पाई/3, पाई/2 कौन सी संख्या है? ये है, इसको देखिए यहाँ पे ये कभी कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या। √3, √5, √7 इसका वर्ग करने पर पूरा पूरा बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। पाई, पाई/3, पाई/2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। पाई, पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। कौन सी संख्या अपरिमेय है। एक नंबर में एक 21/144 1.222 6.25। अब हम जानेंगे कि इसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो √16/81, देखिए 16 बाहर आ जाएगा, 4 होगा, 81 का 9 होगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि ये p/q के रूप में है तो ये क्या है, परिमेय संख्या। √7/64, 64 का तो 8 हो जाएगा, लेकिन √7 का नहीं होगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। √18/5, ये भी ना 18 बाहर आएगा ना 5 आएगा, वर्गमूल इसका नहीं होगा, इसलिए भी क्या है, अपरिमेय संख्या। √1/81, 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। 121, 11 का होता है 121 वर्गमूल और 144 का 12, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। 1.222 है, तो यहाँ पे 1.2 कितना 2 है, 1 2 3 4, तो 1.2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.22 है, यानी 1 और 2 कितना, 1 2 3 4 है, 4 हम 2 लिख देंगे और बट्टा करेंगे 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, यानी 4 को 4 0 बैठा देंगे, कट जाएगा ये दशमलव। ये भी क्या है, p/q के रूप में, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 6.25 है, तो हम 625 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, यानी 2 0, दशमलव खत्म, ये भी p/q के रूप में है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, परिमेय संख्या, ये भी एक और क्वेश्चन आ जाए कि 8.12, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1 2, फिर 1 1 1 1 1 2, ये कौन सी संख्या है। तो ये देखिए बार बार ऐसे ही आता रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या। सारे संख्याओं के बारे में अब हम जान गए हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन सब सारी संख्याओं के बारे में हम जान गए कि ये जैसे प्राकृत संख्या क्या है जान गए हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन सारी संख्याओं के बारे में हम जान गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो इन सब संख्याओं या कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। सबसे पहले हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़े परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब हम भाग के बारे में जानेंगे। अब हम 10 में 3 से भाग लगाएंगे। 3 के पहला में 10 यानी 3 बार में कटेगा 9। 10 में से 9 गया 1। ये क्या हो जाएगा? भाजक। ये क्या हो जाएगा? भाजक। ये क्या हो जाएगा? भाज्य। ये क्या हो जाएगा? भागफल। ये क्या हो जाएगा? शेषफल। शेषफल, शेषफल। अब इसके बीच हम संबंध स्थापित करेंगे, संबंध जानेंगे कि संबंध क्या होता है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर मान लेते हैं भाज्य बराबर a मान लेते हैं, भाजक को b, भागफल को q और शेषफल को r मान लेते हैं, तो a बराबर क्या मिलेगा? bq प्लस r। a बराबर bq प्लस r मिलेगा।
ये फॉर्मूला हो गया। हम इससे हम लोग क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि भाज्य बराबर 21, भाजक बराबर 8 और भागफल बराबर 2 हो तो शेषफल क्या होगा, शेषफल कितना होगा? तो शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर व्हाट? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो भाज्य का कितना दिया है 21, भाजक कितना दिया है 8 गुना भागफल कितना दिया है 2 और शेषफल क्या दिया है, शेषफल तो दिया नहीं है तो शेषफल लिख देंगे। शेषफल अब यहाँ पे लिखेंगे 21, 8 में 2 से गुना करेंगे 16 प्लस शेषफल प्लस में 16 इधर आएगा तो माइनस में 16 यानी 21 माइनस 16 बराबर शेषफल। 21 में से 16 गया क्या होगा 5 बराबर शेषफल यानी शेषफल बराबर कितना आ गया 5। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भाज्य बराबर 85, भाजक बराबर 16, भागफल बराबर 8 और शेषफल बराबर 5 दिया है। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल भाज्य बराबर कितना दिया है 85, भाजक कितना दिया है 16 गुना भागफल क्या दिया है नहीं दिया है तो भागफल ही लिख देंगे और शेषफल कितना दिया है 5, ये प्लस 5 है इधर आएगा तो -5, यहाँ पे बच गया 16 गुने भागफल। पचासी में से 5 जाएगा तो 80, यहाँ पे 16 गुने भागफल। अब 16 में भाग लगाएंगे 80, 5 बार में कट गया यानी भागफल 5 बराबर भागफल। अब एक और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाए कि a बराबर व्हाट, b बराबर 6, q बराबर 8, r बराबर 3, तो हमें निकालना है। तो a बराबर फॉर्मूला क्या होता है bq प्लस r। तो a का मान क्या दिया है नहीं दिया है तो a का ऐसे ही रखेंगे, b का मान क्या दिया है 6 और q का मान 8 और प्लस r का मान 3। तो a बराबर 8 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 छक 48 और प्लस 3, a बराबर 48 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51। ऐसे एक और क्वेश्चन दे दिया गया कि a बराबर 28, b बराबर 3, q बराबर व्हाट और q बराबर व्हाट, r बराबर 4। तो हमें फॉर्मूला पता है कि a बराबर bq
प्लस आर होता है। तो ए का मान क्या दिया है 28 बराबर बी का मान क्या दिया है 3 और क्यू का मान क्यू दिया है तो क्यू ही रखेंगे, प्लस आर का मान क्या दिया है 4। अब 28 प्लस 4 है इधर आएगा तो -4 यानी 3Q। 28 में से 4 गया तो क्या होगा 24 बराबर 3Q और 3 और Q को यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/3 क्या हो जाएगा Q का मान 8। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा मौसा आता है। एक संख्या है 15 और 25, इसका क्या निकालना है मौसा। मौसा निकालना है, मौसा यानी HCF निकालना है, HCF। तो 15 और 25 का हम क्या निकालेंगे HCF। एक बार में जाएगा 15 घटेगा 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, फिर 10, फिर 15 से भाग लगाएंगे, एक बार में भी जाएगा 10, 5 फिर 10 में भाग लगाएंगे तो 5 दूना का 10 कट गया। किसी भी संख्या का अंतिम भाजक जो होता है वही मौसा होता है। इसका मौसा क्या हो जाएगा मौसा बराबर 5। चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं कि a बराबर 45 और b बराबर 27। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है 45 और सबसे छोटा कौन है 27। तो हम 27 में 45 से भाग लगाएंगे, ये कितना बार में जाएगा एक बार में जाएगा। 27 में 1 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 27, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ पे ये क्या बच गया शेषफल, फिर शेषफल में फिर यहाँ पे भाजक से हम भाग लगाएंगे, ये कितना बार में जाएगा एक बार में 18। यहाँ पे क्या बचेगा 17 में से 8 गया 9 कट गया, फिर यहाँ पे हम 9 में फिर यहाँ भाजक क्या बचा 18, फिर इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार में गया 18, ये क्या हुआ कट गया। जब यहाँ पे शेष 0 बचे तो भाजक देखो, भाजक क्या है यहाँ पे 9, यानी अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है मौसा होता है। इसमें अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक क्या है 9 है, तो मौसा हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ a बराबर 45 b बराबर 27 का क्या निकालना था मौसा निकालना था, क्या निकालना था मौसा। तो हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि a बराबर b q प्लस r होता है। तो a का मान यहाँ पे क्या होगा 45 बराबर b का मान क्या हो जाएगा 27 और गुने q क्या दिया है 1, यहाँ पे भागफल क्या आ जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा 18। इसी तरह फिर यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा a बराबर, इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 27 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 गुने 1 और प्लस में हो जाएगा 9, यहाँ पे दे देंगे, फिर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 18 बराबर 9 गुने 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 0। जब शेषफल 0 हो जाए तो भाजक को देखना है, जब शेषफल 0 हो जाए तो भाजक को देखना है। इसमें अंतिम भाजक क्या है 9, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।